दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है पहाड़ चढ़ना। जानलेवा, जोखिम, जिंदगी और मौत का सवाल। इन सब से परे कुछ लोग होते हैं जिन्हें अपने हौसलों को परवाज़ देने के लिए हर बाधाओं को पार करने आता है। छत्तीसगढ़ की याशी जैन भी इन्हीं लोगों में से एक हैं। रायगढ़ की याशी जैन दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट और चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लोत्से को महज 26 घंटों में फतह किया था। वह छत्तीसगढ़ की सबसे कम उम्र की लड़की थी जिन्होंने ऐसा कमाल किया था, और सबसे कम उम्र की ही नहीं, शायद पहली भी। जब कोई अपने सपनों को पूरा करने की ठान लेता है तो उसके लिए माउंट एवरेस्ट जैसी चोटियां भी हल्की पड़ जाती हैं। याशी जैन ने इस धारणा को मजबूत किया है। उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया और छत्तीसगढ़ का मैप भी। उन्होंने पर्वतारोहण का सपना देखने वाले हर किसी के लिए एक ऐसा लक्ष्य दे दिया है जिसे पूरा करना आज भी टेढ़ी खीर है। उनकी उपलब्धियां आज सरकार से लेके दुनिया तक को पता है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के दौरान बहुत सारी उन्हें मुश्किलें आईं। बेहद कम तापमान होता है, शरीर थक जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, अप्रत्याशित मौसम होता है, लेकिन इन सब कठिनाइयों को ही पार करके इंसान सफलता हासिल करता है। जब वो माउंट एवरेस्ट की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंची तो उन्होंने जो संदेश दिया वो सबसे ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वस्थ बेटियां, शिक्षित बेटियां, भविष्य देश का। उन्होंने रायगढ़ का नाम रोशन किया, एक मैसेज भी दिया, साथ ही देश का भी, कि अगर बेटियां चाह लें तो माउंट एवरेस्ट भी उनके लिए लांघना कठिन नहीं है। ना ना ना, हमने याशी जैन के साथ पीछे से हो। उनकी वो ठीक है। उपलब्धियों के बारे में बातचीत की। इस बातचीत में क्या कुछ नो हमने नो नो, सवाल किया, उनके जवाब ऐसे क्या रहे, किस तरह का सफ़र उन्होंने तय किया, क्या मुश्किलें आईं, माउंट एवरेस्ट की बारीकियां क्या हैं, इन सब के बारे में विस्तार से ये बातचीत सुनिए। ये शायद आपको प्रेरणा देगा। पूरा ले लीजिए एक बार इधर। हाँ, अब ये पूछना है आपसे कि माउंट एवरेस्ट तो हो गया, अब जी आगे क्या? आगे तो सर बिगेस्ट ड्रीम तो यही था कि माउंट एवरेस्ट करना है, वो तो अचीव हो गया। हाँ, अब आगे अभी मैंने जिस चीज पे अपनी पढ़ाई करी दिस थी इज वेयर आई उसमें तो प्लान जॉब टू स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मुझे भी कहीं ना कहीं खुद के पैरों पे खड़े होना है और कमाना भी माउंट शुरू करना एवरेस्ट। है। हाँ, और उसके आगे का तो प्लान ये है कि जैसे मैंने शुरुआत की और अपना सपना देखा और उसको पूरा किया, वैसे और आने पिचिंग वाली टाइम बच्चियों एंड को मैं राइडिंग उस टाइम। चीज के लिए गाइड कर पाऊँ कि वो जो सोचती हैं वो कर सकती हैं। बस दिक्कत यही है कि हम बहुत डीमोटिवेट कर देते हैं बच्चों को, तो एज अ गाइडर उनकी हाँ, मदद करना चाहती हूँ, आने वाली बच्चियों की। तो धीरे-धीरे उसकी शुरुआत कर दी है, अभी उसका प्लान नहीं है कैसे क्या होगा, क्योंकि मुझे लगा कि पहले मुझे खुद कमाना शुरू करना चाहिए, वो भी ज़रूरी है, हाँ, और फिर धीरे-धीरे वो चीज़ें भी लाइन में आएँगी। हाँ। लोग कहते हैं ना कि मतलब दुनिया के सबसे कठिन कामों में से एक है पहाड़ चढ़ना। मैं वैष्णो देवी गया था और मेरे लिए वो थोड़ा-सा मुश्किल था कि मैं चल रहा हूँ। जी, एक ओके। ठीक है, उधर से आते वक़्त चढ़ने की बाकी लोग हाथी घोड़े से आए। आप तो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ गए। मतलब जी। 8000 कितना मीटर है वो? उससे भी आज ज़्यादा 8000, हाँ। जी, 8848 मीटर है। हाँ, जी। ये कैसे ख़्याल आया कि पहाड़ चढ़ना है? तो शुरुआत में तो एज़ अ शौकिया रूप में ही मैंने सोचा था इसको, मतलब कि बस कोर्स करना है ऐसा सोचा था। मैंने जब मेरी क्लास 12th कंप्लीट हुई तब मैंने इसके बारे में मुझे पता चला था कि पर्वतारोहण का कोर्स भी होता है। तो हुँ, पहले तो बस हमें लगता है हमें कोई नई चीज़ पता चलती है तो हम सोचते हैं चलो इसको करके देखते हैं कि कैसा है।
तो पहले तो मैं बस कोर्स करने के लिए गई थी। कोर्स करके पता चला कि जो पर्वतारोहण के बारे में सोचते हैं, उनके सपने ऐसे होते हैं कि वो या तो ये सोचते हैं कि जो 7 महाद्वीप है, वहाँ के हाईएस्ट पर्वत फतेह करें, या तो जो हमारे 8,000 मीटर से ऊपर वाले पर्वत हैं, जो कि टोटल 14 हैं विश्व में, वो समिट करने का सोचते हैं। तो मेरा मन इस तरीके से हुआ कि नहीं, मुझे हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, उनको पूरा करना है। और इसका सोच इस प्रकार से आया कि मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ, छत्तीसगढ़ से मैं बिलोंग करती हूँ जी। तो यहाँ का सोच मतलब ऐसा है कि आज खेती किसानी भी आज अगर देखा जाए तो महिलाएं ही आगे होकर सारी चीजें करती हैं। यहाँ इतने सारे एसएचएस ग्रुप भी हैं जो महिलाएं चलाती हैं, और कई ऐसी चीजें, कई फील्ड्स में महिलाएं आगे हैं, बट उनको वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता है जिनकी वो हकदार है। तो मेरा सोचना ये था कि हम महिलाएं, बेटियां, बच्चियां जो भी है, हर दिन एक नए नए पर्वत से लड़ती हैं, उसको फतेह करती है। तो क्यों ना मैं उस चीज को दिखाने के लिए जो असली पर्वत है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, उसको फतेह करूं और दिखाऊं कि तो दिन हमारे डेली रूटीन में भी ऐसे छोटे मोटे पर्वत, तो माउंट एवरेस्ट बस वो हमारी एक लेवल दिखाने के लिए है कि हम कुछ भी कर सकती है जो हम सोचती हैं। तो हाँ, बस ऐसे ही शुरुआत आपने हुई कर थी। दिखाया है। लोग आते रास्ते जी से सर। लौट आते हैं। जी सर, जी सर। और ये भी ऐसा था कि मैंने 2 बार प्रयास किया था। हाँ, जैसे आपको मेरा समिट का पता चला होगा कि 2023 में मैंने इसको 2023 में। सक्सेसफुल हाँ, सबमिट किया है जी। हाँ, उससे पहले 2021 में भी मैंने अटेम्प्ट किया था, बट उस साल 2 साइक्लोन आए थे। डेडली ईयर भी रहा था ना, क्या बहुत ज्यादा, बहुत ना ना मौत बहुत भी हुई ज्यादा थी 18 के जी। आसपास। जी, 25 2021 की बात है। बहुत ही 18 और 15 एवलांच वगैरह आया था, तो बहुत डेथ्स भी हुई थी। ना ना बट ना 21 में साइक्लोन की वजह से हम ऐसे सबमिट नहीं कर पाए थे, और मुझे 8,000 मीटर से वापस, तो बहुत ज्यादा डीमोटिवेटिंग सिचुएशन हो गई थी वो मेरे लिए। 8,000 मीटर से मतलब थोड़ा और चढ़ना था बस। जी, बस 850 बचा था, समझ साढ़े लीजिए। आठ सौ हाँ, जी। वही 8,000 मीटर के आसपास ही उनका वो ग्रीन बोट्स वाली लाश है ना। जी जी। लगभग हम जब वही 8,000 मीटर से ऊपर जाते हैं, हाँ, तो उसी जोन में वो ग्रीन वुड्स की डेड बॉडी है। अभी भी है क्या? हालांकि अभी भी है, मैंने नोटिस नहीं किया क्योंकि शायद हम उस समय अंधेरे में क्रॉस कर रहे थे, हाँ, और बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं रहता है। बट डेड बॉडीज देखी थी मैंने। हाँ, एक जब मैं मेरा दूसरा एवरेस्ट के बाद एक माउंट लोत्से मैंने क्लाइम किया है हाँ, 26 घंटे में। हम्म, तो वहां पे एक डेड माउंट बॉडी है जो लोसा, कि दिस इज वी आर एट लोत्से कैंप 2 लोत्से लोग से, हाँ, जी। तो वहां पे एक डेड बॉडी है जो कि एकदम माउंट उसी के बगल एवरेस्ट से हमें जाना पड़ता है, और जब वापस उतर के आते हैं तो उसी रास्ते से रैपलिंग करना पड़ता है, और बहुत ज्यादा मतलब खतरनाक सिचुएशन हो जाता है, क्योंकि किचन आप टेंट ना एंड चाहते हुए डाइनिंग भी टेंट देखना नहीं चाहते हैं, बट आपकी निगाहें उसी की तरफ जाती है। डर लगता है। बहुत बहुत ज्यादा डर लगता है। बट अब तो ऐसा है कि हाँ, मतलब पार्ट ऑफ ट्रैक ही है कि इस पॉइंट पे तो हमें डेड बॉडीज मिलेगी। बट जब मैं 2021 में गई थी, तब मेरा पहले बार एक्सपीरियंस था, तो उस समय मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। मतलब लाशें होती कैसे हैं? बेसिकली मुझे बहुत गंदा सा सवाल है ये, लेकिन ये जानना है कि मतलब वो उसी स्टेज में रहती है कि डिकम्पोज हो चुकी होती है। नहीं सर, डिकम्पोज होने का तो चांस ही नहीं होता, क्योंकि आप ये सोचिए ना, अगर आप नॉर्मल फ्रिज में भी कुछ सामान रखते हैं तो वो कितने महीनों तक खराब नहीं होता है ना? तो ये तो वहाँ -40 डिग्री की बात है, जिस हाँ, टेम्परेचर में वो डेड बॉडी है, तो वो तो डिकम्पोज कभी भी हो ही नहीं पाएगी। और अगर आप उसको ऐसे इमेजिन करें कि वो दिखने में कैसी दिखती है, तो वो आपने अगर दुकानों पे मैनीक्विन्स देखे होंगे, तो मैनीक्विन्स के जैसे थोड़े कलर उड़ जाते हैं और वो थोड़े व्हाइटिश से दिखने लगते हैं, तो हाँ, हाँ। उस टाइप से वो बॉडी दिखती है, और एकदम हार्ड हो चुकी होती है कि आप उसको मूव भी नहीं कर सकते, और वो पूरी पत्थर की तरह हो जाती है। और वो तो सालों सालों तक नहीं डिकम्पोज हो पाती है, बिकॉज वेदर कंडीशन की वजह से। अच्छा, मैंने सुना है कि वो जो ग्रीन बोट्स वाला मामला है वो शायद अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ है, या लोगों ने कर दिया है कुछ, ऐसा ऐसा है क्या? जी सर, क्योंकि शायद इनिशियली पहले उसको मतलब लांग के जाना पड़ता था,
हाँ, तो बहुत ज़्यादा उस वज़ह से दिक्कत होती थी और वो सही भी फ़ील नहीं होता था कि किसी हमारे जैसे ही किसी क्लाइंबर की बॉडी को ऐसे क्रॉस करके जाना हुँ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट पॉइंट हो जाता है सबके लिए भी। तो उसको थोड़ा-सा मूव कर दिया गया है उस जगह से। अब हुँ, वो उस लोकेशन से थोड़ा नीचे है। नीचे जी। वहाँ तो चढ़ना मुश्किल होता है, लेके कौन आया होगा? नहीं, नहीं, लेके मतलब नीचे एज़ इन कि आप ये समझिए कि बहुत सकरा सा रास्ता है, उनको अगर वो वहाँ रोप में फँसे हुए थे या जैसा भी था, हुँ, तो उनको थोड़ा-सा वहाँ से थोड़ा खिसका दिया गया है कि जो चलने वाला रास्ता है, वो वहाँ पे ना रहे, इसीलिए। अच्छा, दुनिया के सबसे पीक पॉइंट पे पहुँच के फ़ील क्या होता है? फ़ील तो अब सबसे पहली इससे बात आगे क्या? सबसे पहली बात तो यही फ़ील होता है कि जो इतने सालों से सपना देखा था, जिसके लिए इतनी मेहनत की थी, वो आज पूरा हुआ और उस पॉइंट पे ये लगता है कि काश तुरंत हम मम्मी-पापा से बात कर पाते और उसी समय मैं अपना खुशी उनको बता पाती कि आज उनकी बेटी ने जो सपना देखा था, उन्होंने जो सपना देखा था, वो पूरा हुआ है। और बहुत इमोशनल सिचुएशन हो जाती है उस पॉइंट पे जैसे हम बोलते हैं ना कि जब रोना आता है तो हमारा गला एकदम भर जाता है। हाँ, रो नहीं पाते हैं बट बहुत हेवी फील होता है हमको अंदर से तो वैसे ही फील होता है उस पॉइंट पे और वहाँ ज़्यादा देर रुक तो नहीं सकते हैं बट उस 5-10 मिनट के टाइम में ही लगता है कि हमने शायद पूरी दुनिया ही हासिल कर ली है। अब कुछ और बचा ही नहीं। ये तो है। लेकिन जब आप वहाँ से चढ़ रही होती हैं मतलब जो वो बेस कैंप है, बेस कैंप भी हुँ, हुँ। कितने ऊँचाई पे है? 5 या 6000 शायद? बेस कैंप 5300 5 मीटर हुँ। हाँ जी। वहाँ से मतलब जब आगे बढ़ती हैं आप पीक की तरफ, तो बहुत जी। सारी लाशें इधर-उधर तो दिखती ही होंगी। उन्हें देख के मतलब लगता क्या है कि ये अधूरे सपने लेके ये पहुँच हुँ, भी हुँ। नहीं पाए और अधर में लटके हुए हैं। हुँ, हुँ। वो फीलिंग कैसी होती होगी? मतलब उन्हें जी, देखने तो के बाद हाँ खुद का क्या डर होता है? तो सर उस पॉइंट पे तो यही डर रहता है कि ये भी हमारे जैसे ही क्लाइंबर थे जिन्होंने हम जैसा ही सेम सपना देखा था बट आज शायद उनमें से कुछ ऐसे भी थे कि जो समिट तक पहुंचे हैं और वापस आते समय उनकी डेथ हो गई है और कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं जो समिट तक पहुंच भी नहीं पाते हैं और रास्ते में ही उनकी डेथ हो जाती है हुँ, तो उस पॉइंट पे सोच के हमें हमारे मन में यही ख़्याल आता है कि इन्होंने क्या गलती की होगी कि आज शायद वो अपना सपना अचीव करके या नहीं करके भी इस दुनिया में नहीं है। तो उस समय देख के हम हमें ये तो बहुत ज़्यादा फ़ील होता है कि हमें ऐसी कोई गलती नहीं करनी है या हमें खुद में ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि किसी भी पॉइंट पे अगर हमें लगता है कि हमारे लिए खतरे से भरी हो सकती है, तो Kitchen tent and हमें dining उससे tent. बचना है। और साथ ही साथ ये भी लगता है कि अगर उनकी वहाँ डेथ हुई है, तो वो किस रीज़न से हुई होगी, हम शेरपा से पूछते हैं और यूजुअली डेथ इसी वज़ह से होती है कि जब क्लाइंबर सबमिट करके वापस आते हैं, वो इतने ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, तो वो उस रास्ते को क्रॉस नहीं कर पाते हैं अच्छे से और अपना उनका माइंड डाइवर्ट होता है और वो जो रोप में फिक्स्ड रहते हैं, हाँ, अपनी रोप खोल चुके होते हैं और गिर जाते हैं कहीं न कहीं। हाँ, हाँ। तो हमें ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है कि उन्होंने शायद जो गलतियाँ की होंगी वो हमें नहीं करना है और उसको एज़ अ सीख समझते हुए आगे बढ़ना है। टफ तो होता है। आ आप मतलब कैसे सोचा आपने कि मतलब मुझे पर्वतारोही बनना है? ये तो बहुत टफ टास्क होता है किसी के लिए भी। मतलब आपकी हुँ, प्रेरणा हुँ। कौन थी? तो रिद्धिमा सिन्हा मैम, हाँ, अगर आप हाँ, हाँ, उनको मैं जानते जानता हो वो जी, यूपी से हैं, लखनऊ से हाँ, और उनका एक पैर नहीं है, उसके बावजूद उन्होंने 7 महाद्वीप के हाईएस्ट पीक सबमिट किया है। हाँ, हाँ, तो उन्हीं का ही ब्लॉग पढ़ के मुझे इंस्पिरेशन मिली थी और उसी से मुझे पता चला था कि इंडिया में भी ऐसे कोर्सेज़ होते हैं हाँ, और उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई और उनको देखने के किया और साथ ही साथ मेरा स्टेट का नाम वहाँ तक पहुँचाना भी मेरा एक मिशन था कि हुँ। यहाँ की जो महिला हैं उनको मैं नई ऊँचाइयों तक पहुँचाऊँ। तो ऐसे ये सारी चीज़ें जुड़ती गई और फिर एक सपना देखा कि माउंट एवरेस्ट फ़तेह करना है। मैं आपकी प्रोफ़ाइल पढ़ रहा था तो फिर वहाँ मुझे पता चला कि आप मतलब साउथ अमेरिका से लेके अ, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट तक
मतलब मैक्सिमम पहाड़ियों को लॉन्ग चुकी हैं आप, जी, किलिमंजारो जी, और अंकागुआ। जी। अ, इनका मतलब ये ज्यादा टफ है कि माउंट एवरेस्ट की शुरुआती चढ़ाई ही ज्यादा टफ है, क्योंकि इनकी ये देख रहा हूँ मैं, हुँ, एक हुँ। 6000 मीटर की, लगभग 7000 है जी, अंकागुआ वाला, किलिमंजारो जी, 5000। जी। कहाँ ज्यादा दिक्कत आती है? कि तापमान मेरे ख्याल से दोनों जगह सेम ही होगा, हुँ, हुँ। या यूरोप में ज्यादा नहीं, ठंडी पड़ती है तो अमेरिका हाँ, में? यूरोप में ज़्यादा ठंडी पड़ती है, बट हाँ, अगर देखा जाए एवरेस्ट, क्योंकि वो 8000 मीटर से ऊपर है, तो डेफ़िनेटली वहाँ का तापमान, वहाँ हाँ, की डिफ़िकल्टी लेवल, क्योंकि हमें यहाँ ऑक्सीजन सप्लीमेंट ऑक्सीजन सिलेंडर लेके चलना पड़ता है, तो नो डाउट एवरेस्ट तो टफ़ है ही। बट हम किसी भी पहाड़ में कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन-सा ज़्यादा टफ़ है, क्योंकि इंडिविजुअली अगर देखा जाए, अब जैसे साउथ अमेरिका पीक की बात है, माउंट अकोंकागुआ की, तो वहाँ की टफ़नेस ये है कि हमें लगभग जो पहाड़ की हाइट है, वो है लगभग 6900 मीटर। तो हम्म, वहाँ हम बिना किसी सप्लीमेंट ऑक्सीजन के जाते हैं, और लगभग 6500 मीटर के बाद ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो उस ज़ोन में भी बिना ऑक्सीजन के क्लाइंब करना, फिर क्योंकि वहाँ पे पैसिफिक ओशन की वज़ह से बहुत ज़्यादा हवा का बहाव बहुत ज़्यादा रहता है, तो उस विंड में क्लाइंब करना, तो डेथ जोन उसकी टाइप का बन डिफ़िकल्टी जाता लेवल। होगा उधर भी। जी, जी। हाँ, तो वही लगभग 7000 मीटर टच करना बिना ऑक्सीजन के, आपको पता नहीं आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी, क्योंकि आप धीरे-धीरे जब क्लाइंब करते हैं, तब आप एक्लिमेटाइज़ हो पाते हैं वेदर के साथ। तो हम्म, हर पहाड़ी की अलग-अलग लेवल की डिफ़िकल्टी होती है, और हम ऐसा कंपेयर नहीं कर सकते कि ये कम है या वो कम है। किलिमंजारो जैसे क्लाइंब में भी, जो कि बस एक ट्रेकिंग पीक कहा जाता है, जहाँ हाँ, बर्फ उतनी नहीं होती है, उसके बावजूद वहाँ कुछ लोगों की डेथ हो जाती है। तो आप नहीं कह सकते कभी भी कि पहाड़ के मन में क्या है और वो किस तरीके से हमारा टेस्ट ले, क्या हाँ। पता वो हमें सबमिट करने दे या सबमिट ना करने दे। तो लास्ट में तो बस यही डिपेंड करता है कि हम पहाड़ों के प्रति कितने ज़्यादा हम्बल हैं, और वो हमें क्लाइंब करने के लिए अलाउ कर रहा है या नहीं कर रहा है। जब आप एवलांच में पहले लौटी थी This is we 2011 are में, at Camp 2. जी, नहीं सॉरी, 2021 में, 2021 में। 2021 में, जी, Yes, Mount जी। Everest. वो फील कैसा था, मतलब मंजिल के एकदम पास से लौटना? जी। तो उस पॉइंट पे तो Pitching मतलब tent, मैंने उस morning सीज़न में tent. लगभग 2 बार ट्राई किया था। एक बार मैं 8000 मीटर कैंप 4 तक पहुँच गई थी, और दूसरे अटेम्प्ट में मैं कैंप 3 तक पहुँची थी, जो कि 7300 मीटर पे था। तो पहली बार अटेम्प्ट करने के बाद 8000 मीटर से वापस आने के बाद तो मुझे लग रहा था कि चलो ठीक है, हमने अपनी कोशिश की, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं थी। वेदर खराब था इसीलिए हम नहीं कर पाए। बट दूसरी बार जब मैं 7300 मीटर तक पहुँची, और वहाँ से भी मुझे लौटना पड़ा, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है कि एक बार आप जब 8000 मीटर डेड ज़ोन टच कर चुके हैं, वापस आप बेस कैंप आए हैं, फिर आप 1 हफ्ते के बाद फिर सोच रहे हैं कि नहीं, आपको समिट अटेम्प्ट करना है। तो वैसे ही आपकी बॉडी पूरी एग्ज़ॉस्ट हो जाती है, लेकिन उस पॉइंट पे भी ये सोचना कि नहीं, मैं फिर से अटेम्प्ट करूँगी, वो भी बहुत लाइफ़ रिस्क वाली बात थी। तो उस पॉइंट पे जब मुझे लौटना पड़ा था, तो कहीं न कहीं तो मुझे ये लग रहा था, क्योंकि हमारे साथ अगर कुछ बुरा होता है तो हम ये सोचते हैं ना कि भगवान ने हमारे साथ बुरा किया। हुँ, अच्छा हुआ तो वो हमारे कर्म है जो हमें अच्छा मिला, बट अगर हम हमारे साथ कुछ बुरा हुआ तो हमें ये लगता है कि भगवान जी ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? हाँ, तो उस पॉइंट पे मैं बहुत क्वेश्चन कर रही थी खुद को भी और भगवान जी को भी, कि मैंने इतनी मेहनत की थी, मैं इतने सालों से मेहनत कर रही थी, तो आपने क्यों नहीं होने दिया? हाँ, और उस टाइम तक तो मेरा पूरा भगवान जी से भरोसा भी उठ गया था कि मेरी इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर आप मुझे फल नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर और क्या करने से मुझे मेरा सपना पूरा होते हुए दिखेगा। तो जब मैं वापस आई तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड भी थी। फिर लोगों के सवाल भी ये होते थे कि अब हो गया, कितना बेटी को भेजोगे? और ऐसे-ऐसे करके, मतलब लोगों को तो यही है कि अगर आपने अच्छा कर लिया तो आपके लिए ताली बजाएँगे, नहीं कर पाए तो आपके ऊपर उँगली उठाएँगे कि आप ही की गलती थी। तो ऐसा था। लेकिन जब 23 में मैंने 2 पीक एक साथ क्लाइम्ब किया, तो फिर मुझे फिर से मतलब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, उस समय मैं शायद मैंने खुद को बहुत कम समझा, और मैं बस माउंट एवरेस्ट के लिए जा रही थी, बट मेरी कैपेबिलिटी उससे भी ज़्यादा थी। हुँ, और 23 में मैंने जब 2 पीक एक साथ किए बैक टू बैक 26 घंटों में, तो मुझे समझ में आया कि हमारा
प्लान तो बस एक छोटा-सा हो सकता है, लेकिन उसके पीछे भगवान जी का जो प्लान है वो बहुत बड़ा प्लान होता है। तो बस हमें अपने सपनों पे भरोसा रखना है और जो है वो हमें मिलता जाएगा, बस सपनों पे भरोसा रखना है। हाँ, मिल भी गया। हाँ एक जी। एक माउंटेनियर है नीतीश सिंह, ये अभी एवरेस्ट तो नहीं गए हैं, लेकिन तब बेस कैंप से थोड़ा सा आगे और फिर कहीं यूरोप वगैरह में गए हैं। वो मुझसे कह रहे थे हुँ। कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना मतलब फाइनेंशियली भी बहुत बर्डन होता है सामने वाले के लिए, क्योंकि बहुत महंगा है। मेरे जी, ख्याल से जी, 30 से बिल्कुल। 40 लाख रुपए। जी, जी, और बिल्कुल। जब आप मतलब फ़ील हो रहे होते हो, तो आपको लगता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं सोसाइटल प्रेशर कि अरे! क्या कर रहा है, पहाड़ी तो चढ़ रहा है, वाला सीन होता है। हुँ। अ, जी। उससे कैसे, मतलब ये फाइनेंशियली हो सकता है कि आप कैपेबल हो, लेकिन जो लोग नहीं हो पाते, उनके लिए क्या हुँ, कोई हुँ। फंड्स होता है या क्या दिक्कतें आती हैं बेसिकली पहाड़ चढ़ने में? जी, तो आर्थिक सबसे तौर पहले पर? दिक्कत हुँ, हुँ, तो दिक्कत तो सबसे कि लोगों को ये लगता है कि पर्वतारोहण खुद के शौक वाली चीज़ है। हुँ, बट आज अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स देखें या किसी भी फील्ड का नाम लें, अगर कोई भी किसी भी फील्ड में एक्सेल कर रहा है, हुँ, तो वो बस इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट है। हुँ। बट एट द बैक ऑफ अगर हम उस चीज़ को देखें तो इन रिटर्न हमें क्या मिल रहा है? हमारे इंडिया का, हमारे स्टेट का नाम रोशन हो रहा है कि नहीं? हाँ, तो बिल्कुल। अरे, अगर ये हम सबसे टफ स्पोर्ट है, बल्कि जी, मतलब इसके टक्कर का कोई नहीं है। ये तो डेथ, कोई नहीं वही है। है ना कि डेड और अलाइव वाला सीन है। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, तो अभी हमारे इंडिया में ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा कम है। लोग इसमें यही समझते हैं कि ये तो आपके शौक की चीज़ है, आपको मन है पहाड़ चढ़ने का। हुँ, अरे! अगर कोई बास्केटबॉल भी खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, बैडमिंटन खेल रहा है, तो वो उनको इंटरेस्ट है, इसीलिए वो खेल रहा है। बट हुँ, इन रिटर्न वो हमारे इंडिया का नाम उस अलग कंट्री तक पहुँचा पा रहा है या पहाड़ चढ़ के वो उस लेवल पे दिखा पा रहा है कि हमारे इंडिया के भी लोग कितने कैपेबल हैं। तो हुँ, बिल्कुल। यही चीज़ अगर लोग समझ जाएँ तो हमें स्पॉन्सरशिप मिलना बहुत ईज़ी हो जाएगा क्योंकि जो हमें ऑप्शन बचता है वो यही बचता है कि हम प्राइवेट कंपनी से या ग्रुप से या कोई भी मतलब अकेडमी वगैरह से हम स्पॉन्सरशिप अगर लें, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट हो जाता है। हुँ, नहीं तो बहुत लोग मैंने भी खुद बहुत लोन लेकर ही ये अपना सपना पूरा किया है। मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया है उस चीज़ के लिए। और अगर स्पॉन्सरशिप वाला ऑप्शन नहीं बचता है तो एट लास्ट बस फिर कई लोग होते हैं कि जो अपना घर गिरवी रख के पैसा इकट्ठा करते हैं और कुछ लोग लोन लेके करते हैं, तो ऐसा ही ऑप्शन बच पाता है। भूपेश बघेल ने शायद, आप मिली थी ना जाने से पहले? जी, कुछ एड दिया था गवर्नमेंट का शायद। जी, जी। उन्होंने हाँ, मेरे मतलब 2021 के टाइम पे जब मैं गई थी तब उन्होंने 5 लाख का हाँ, सपोर्ट किया था। अ, तब और हर जी, बार ये उतना ही पैसा लगता होगा, मतलब 1 करोड़ के जी। आस-पास आप खर्च कर चुकी हैं जी, इस आप प्रोसेस कह में। सकते हैं 1 करोड़ के आस-पास तो सारी चीज़ों में मतलब सारे क्लाइम्स में लगभग खर्च हो चुका है। हाँ, लग जाता होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कितना 10 लाख या 12 लाख है रजिस्ट्रेशन ही नेपाल सरकार का। जी, परमिट फीस जी, 12 लाख परमिट फीस ही है और उसके बाद जो क्लाइंबिंग का लगभग 2 महीने का एक्सपीडिशन होता है, वहाँ रहना, शेरपा की फीस, सारे इक्विपमेंट्स, हुँ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसिव सब चीज़ मिला के लगभग 25 से 28 लाख का खर्च आ जाता है। ट्रेनिंग किस तरह से होती है माउंटेनियर की माउंट एवरेस्ट के हुँ, लिए? हुँ। तो बेसिकली सबसे पहले तो ट्रेनिंग अगर देखा जाए तो आपको पहले माउंटेनियरिंग कोर्स करने चाहिए हुँ, क्योंकि उसी से आप समझ पाते हैं एग्जैक्टली क्योंकि आप उसमें बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि पहाड़ों पे हमें कैसे रहना है कैसे हमें वेदर फोरकास्ट करना है या क्या टेक्निकल इक्विपमेंट्स कहाँ यूज होने हैं वो सारी चीजें और उसके बाद में अगर आप 8000 मीटर के लिए माउंट एवरेस्ट के लिए सोच रहे हैं तो आपको पर्वतारोहण एक ऐसा फील्ड है कि जहाँ आप बस एक्सपीरियंस गेन करके ही आप उस फील्ड में अच्छे हो सकते हैं। जब तक आपको उस एल्टीट्यूड का एक्सपीरियंस नहीं है, आप नहीं समझ पाएँगे कि आपका बॉडी कैसे रिएक्ट कर रहा है उस एटमॉस्फियर पे। तो हुँ, हमें यही बताया जाता है कि आप ग्रेजुअली जैसे आपने शुरुआत में 5000 मीटर का क्लाइंब किया, हुँ, फिर 6000 मीटर का क्लाइंब किया, फिर 7000 मीटर का क्लाइंब किया। तो ये तो हो गया कि आपने हर हर एल्टीट्यूड में अपने बॉडी को चेक किया कि आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। हुँ, उसके अलावा जो आपको नॉर्मल रह के ज़मीनी स्तर पे जो आपको ट्रेनिंग करनी है, वो ये है कि आपका क्योंकि पर्वतारोहण है, लो ऑक्सीजन ज़ोन में आपको जाना है, तो आपकी लंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए।
हुँ, और जो कि जैसे कि बोला जाता है कि अगर आपका हीमोग्लोबिन लेवल अच्छा है तो आपके ब्लड में ऑक्सीजन सप्लाई बहुत अच्छे से होगा, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो ऐसे करके हमें मेन देखना पड़ता है कि हम जो हमारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, जैसे कि मेरा शेड्यूल में ये रहता था कि मुझे रनिंग करना है, जैसे कि मेरी कार्डियोवास्कुलर अ, हेल्थ अच्छी हो। उसके बाद में स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस ट्रेनिंग करना है, जैसे कि चलने का ज़्यादा काम है तो मेरे लेग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मेरा बैक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि मुझे डेली 15 टू 20 केजीज़ का बैकपैक उठा के चलना है। और उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसे रह के पूरा हमें ट्रेन करना पड़ता है खुद को, जिससे कि जब हम पहाड़ों पे हैं तो हमें कोई दिक्कत ना आए। कितना टाइम लगता है ट्रेनिंग में? लगभग कितने दिन या महीने? अ, ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कि कितने दिन या महीने, मतलब बट मेरी ट्रेनिंग तो लगभग 10 से 11 महीने की कंटिन्यूअस चलती थी। मैं मतलब बीच में ब्रेक्स बहुत कम ही होते थे, और कोशिश यही रहती थी कि हर 6 महीने में मैं कोई ना कोई पहाड़ क्लाइंब करूँ, जिससे कि वही कि मेरी ट्रेनिंग सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही है, वो हम पहाड़ों पे जाके ही टेस्ट कर सकते हैं। तो और एक ट्रेनिंग का पार्ट ये भी रहता था कि मैं खुद यहाँ पे बैकपैक लेके सीढ़ियाँ चढ़ने की प्रैक्टिस करती थी। क्योंकि जब तक मुझे आदत नहीं रहेगी वेट उठा के चलने की, तब तक पहाड़ों पे भी मैं शायद जल्दी थक जाऊँगी। तो ये सब ट्रेनिंग का पार्ट होता था। चढ़ाई के दौरान मतलब जो सबसे क्या कहते हैं मुश्किल पल रहा हो कि अब यार बस इससे आगे नहीं, ऐसा लगा कहीं पूरे सफर में 3 बार के? ऐसा, हाँ जी, जब मैं एवरेस्ट के टाइम पे तो नहीं लगा मुझे ऐसा कभी, क्योंकि एवरेस्ट तो ऐसा हो गया था कि मैं सोती भी थी तो रात में सपने में जो भी रास्ते थे बस वही दिखाई देते थे। जब मैं लोथ से क्लाइंब कर रही थी एवरेस्ट के जस्ट बाद, तो उस समय क्योंकि मेरी बॉडी पहले से ही थकी हुई थी, क्योंकि मैं एवरेस्ट क्लाइंब करके ही लौटी थी, तो उस समय जब लोथ से मैं क्लाइंब कर रही थी तब मुझे लग रहा था कि अब शायद मेरा अगला कदम, मुझे नहीं पता मैं बच पाऊंगी या नहीं बच पाऊंगी। मुझे फील तो ऐसा बहुत नहीं हो रहा था, बट बॉडी डेफिनेटली एग्जॉस्ट हो गई थी और पैर बहुत ज्यादा पेन कर रहे थे, तो उस समय बस यही लग रहा था कि शायद अब नहीं हो पाएगा। बट मेरे शेरपा ने उस समय मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और उन्हें पता था कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, तो इसी वज़ह से मैं समिट तक पहुँच पाई। ये जो ट्रेनिंग होती है महीनों की, इसमें जी। मतलब वही शेरपा होता है जिसके साथ आपको चढ़ना होता है, चढ़ाई करनी होती है? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। शेरपा हमें, जो हम जब एवरेस्ट के लिए गए हैं, तो वो हमें बस 1 हफ्ते पहले ही पता चलता है कि हमारे साथ कौन-सा शेरपा जाएगा। क्योंकि जो कंपनी रहती है, जो आप कह सकते हैं कि जिस कंपनी के थ्रू हम गए हैं, तो वो जब हम ये 2 महीने की एक्सपीडिशन पे होते हैं, तो वो हमें क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं, हर एक व्यक्ति को देखते हुए, किसकी स्पीड कैसी है, किसका कौन-सा पार्ट टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग है या कौन-सा वीक है। तो उनको वो शेरपा उसी हिसाब से देती है। अगर आप फ़ास्ट चलते हैं तो आपको कोई अगर स्लो शेरपा दे दिया, तो आप इरिटेट हो जाएँगे उसके साथ, और या आप स्लो चलते हैं तो आपके साथ फ़ास्ट शेरपा दे दिया तो आप इरिटेट हो जाएँगे उनके साथ। तो वो चीज़ माइन्यूटली मॉनिटर करके ही फिर आपको समिट पुश के 1 हफ्ते पहले ही बताती हैं कि आपका शेरपा ये रहेगा। तो हमें पहले से नहीं पता होता है कि हमारा शेरपा कौन होने वाला है। अ, मतलब चढ़ाई के दौरान शेरपा किस तरह का हेल्प करते हैं? बेसिकली वो आपके लिए रास्ता तैयार करते हैं या फिर सिर्फ़ आपको मोटिवेट करते हैं? किस तरह का उनका हेल्प होता है क्लाइंबिंग के लिए? ओके। तो रास्ते की बात तो ये है कि रास्ता तो पहले से ही रोप फिक्स हो जाती है। जब भी ये क्लाइंबिंग सीज़न स्टार्ट होता है तो एक टीम होती है, रोप फिक्सिंग टीम, वो हुँ, पूरा रास्ता फिक्स कर देती है। और उसके बाद शेरपा का ये रोल होता है, क्योंकि जो शेरपा हैं वो उन्हीं उसी ज़ोन में पले-बड़े हैं, उनको पूरा आइडिया है, उनकी टेक्निकल नॉलेज हमसे बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो किसी भी पॉइंट पे हमें सपोर्ट करना, या फिर हम जब किसी कैंप में पहुंच गए हैं तो हमारे लिए टेंट पिच करना, क्योंकि हम एक अकेले व्यक्ति तो वो चीज़ नहीं कर पाएँगे। हुँ, हुँ। और या कई बार ऐसे भी पॉइंट्स आते हैं कि हम इतने ज़्यादा एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं कि हमें अगर कई बार रोप फिक्स भी करना है, रोप चेंज करना है, या रोप के लिए कुछ सपोर्ट चाहिए, तो हमारे साथ शेरपा होते हैं। हुँ। तो ऐसे करके बहुत छोटे-छोटे सपोर्ट्स रहते हैं जो कि बहुत मायने रखते हैं उस पॉइंट पे, क्योंकि उस ज़ोन पे तो क्योंकि हम नॉर्मल लेवल